अक्सर ये कहा जाता है कि आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल जिसकी अगुवाई तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो केवल MY फैक्टर पर काम करती है, यानी कि मुस्लिम और यादव फैक्टर। लेकिन तेजस्वी यादव को यह लगता है कि आभास हो गया है कि केवल MY फैक्टर पर काम करने से काम नहीं चलेगा। यही वजह है कि इस बार आरजेडी भूमिहारों पर दांव लगाने की कोशिश कर रही है। एक से एक बड़े जो भूमिहार नेता हैं उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिशें शुरू हो चुकी है और कई बड़े नेताओं को वो अपने साथ जोड़ भी चुकी है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से जेडीयू भी लगातार दांव चल रही है, उसे भी पता है कि भूमिहारों को अपने फेवर में लेने से कितना बड़ा फायदा हो सकता है। यही वजह है कि मोकामा में अनंत सिंह पर हर तरीके से मेहरबान है जेडीयू, कह ले कि पूरा एनडीए मेहरबान है। यही वजह है कि अनंत सिंह साफ साफ कह देते हैं कि भाई यहां से चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा। ऐलान कर देते हैं कि 14 तारीख को मैं नामांकन करने जा रहा हूं। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो भूमिहार वोट बैंक है उस पर दांव लगाया जा रहा है। अगर हम केवल मोकामा की बात कर रहे हैं तो यहां पर आरजेडी ने जिस तरीके से सूरज भान और उनकी धर्मपत्नी वीणा देवी और उनके जो भाई हैं चंदन कुमार, तो इन लोगों को जिस तरीके से अपनी पार्टी में जगह दी है, जिस तरीके से इन लोगों को अपने खेमे में लेकर के आए हैं, उससे यह साफ संकेत मिल गया है कि भूमिहारों का जो भी गढ़ है उसको तोड़ने की कोशिश आरजेडी कर रही है। क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि भूमिहारों का जो बड़ा वोट बैंक है वो बीजेपी के फेवर में जाता है और बचा खुचा वो जेडीयू लेकर के जाती है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से आरजेडी दांव खेल रही है, खासतौर से मोकामा से लेकर के जहानाबाद तक जिस तरीके से समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, वो एक बड़ा संकेत दे रही है। तो आखिरकार ये समीकरण कैसा है, कौन कौन से वो नेता है जिनको अपने फेवर में कर रही है और इसके दूरगामी प्रभाव हमारे ये जो बिहार का विधानसभा चुनाव होना है उस पर क्या पड़ने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो भूमिहार वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है और हर पार्टी, चाहे वो एनडीए की घटक पार्टी हो या फिर महागठबंधन के घटक दल हो, दोनों ही जगह पर यह एक आम राय है कि भूमिहारों को हाशिए पर धकेल करके सत्ता के केंद्र तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि उनको अब इस बार तवज्जो देने की कोशिश की जा रही है और आरजेडी को यह पता है कि पिछले जो विधानसभा चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बहुत कम मार्जिन से वो कई सीटों को गंवा चुकी है, उसका इलाज कहीं ना कहीं इसी भूमिहार वोट बैंक में छुपा हुआ है। यही वजह है कि जहानाबाद से चाहे जगदीश शर्मा की बात कर लें, उनके बेटे ऋतुराज की बात कर लें, बड़े कद्दावर नेता हैं, या फिर मोकामा की बात कर लें तो जो सूरज भान सिंह हैं, वीणा देवी हैं, उनके भाई चंदन सिंह हैं, तो ये सब जो नेता हैं जो कि भूमिहारों के बड़े नेता, बड़े वोट बैंक के मालिक बताए जाते हैं, उन लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी हुई थी आरजेडी और आखिर में उन्हें सफलता भी मिल गई है। सभी नेता उनके खेमे में आकर के बैठ गए। अब सवाल यह उठता है कि क्या जेडीयू हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी या क्या बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? तो ऐसा नहीं है। भले ही ये दावा कर रही है आरजेडी कि अब भूमिहारों का वोट बैंक उनके साथ है, लेकिन इनके कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं। अगर हम बात कर लें अनंत सिंह की, तो अनंत सिंह को आंख मूंद करके जिस तरीके से मोकामा का पूरा प्रभार सौंप दिया गया है, उससे यही लग रहा है कि हर तरीके से जो जेडीयू है वो भूमिहार के वोट बैंक को खिसकने नहीं देना चाहती है। मोकामा में छोटे सरकार ने ऐलान कर दिया, पहले भी कहा जब एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उस वक्त उन्होंने कह दिया कि मेरे सामने जो भी आएगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। और उसके बाद फिर पिछले दिनों कल उन्होंने फेसबुक पर जाहिर कर दिया, परसों भी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जाहिर किया कि 14 तारीख को मैं नामांकन करने जा रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में यह तो साबित हो गया कि जेडीयू ने उन्हें पूरी छूट दे रखी है कि यहां से अगर कोई उम्मीदवार होगा तो या तो आप होंगे या फिर आप जिसके सिर पर हाथ रख देंगे वही उम्मीदवार होने जा रहा है। लेकिन अगर आरजेडी सूरज भान पर दांव लगा रही है
तो उसके भी दूरगामी संदेश हैं, क्योंकि सूरजभान सिंह ऐसे बड़े भूमिहार नेता हैं जिन्होंने मोकामा में भी अपना दमखम दिखाया है। जहां अगर बात हम 2000 में जो चुनाव हुआ था उसकी बात करें तो उस वक्त सूरजभान सिंह खुद तो जेल में थे आपराधिक मामलों में, लेकिन उन्होंने जेल के अंदर से ही जो दांव चला और निर्दलीय विधायक बन करके जिस तरीके से जो ये है अनंत सिंह है, उनके बड़े भाई दिलीप सिंह, जिनको आप कह लीजिए बड़े सरकार, ये तो छोटे सरकार हैं, लेकिन दिलीप सिंह को जिस तरीके से 2000 में चुनाव हराया, उससे यह साबित हो गया कि भूमिहारों के बड़े नेताओं में सूरजभान सिंह भी आते हैं और उनका भी दबदबा है। बाद के दिनों में वो चुनाव लड़ते हैं बलिया से, वहां से लोकसभा के सांसद बन जाते हैं। बाद में वीणा देवी मुंगेर से चुनाव लड़ती है 2014 में, वो वहां से सांसद बन जाती है। 2019 में नवादा से चुनाव लड़ते हैं चंदन, और वो भी सांसद बन जाते हैं। तो इससे ये बात समझ में आ गई कि भूमिहारों का किला जहां जहां है वहां पर सूरजभान सिंह की धमक है। यह अलग बात है कि मुंगेर में अभी फिलहाल ललन सिंह सांसद हैं, जो कि जेडीयू के कोटा से आते हैं, वही भूमिहारों के बड़े नेता माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है, चाहे अशोक चौधरी की बात कर लें, चाहे ललन सिंह की बात कर लें, और जिस तरीके से भूमिहारों के नेताओं का गठजोड़ हुआ, तो ये लग रहा था कि एक तरफा ये मुकाबला हो जाएगा। जहां पर भूमिहारों का गढ़ है, वहां पर एनडीए के उम्मीदवार बिना बड़ी चुनौती के वहां पर जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर हम बात कर लें जगदीश शर्मा की, बात कर लें उनके बेटे ऋतुराज की, तो अगर जगदीश शर्मा की बात करें तो वो एक बड़े भूमिहारों के नेता हैं, जहानाबाद से सांसद रह चुके हैं, और उनकी स्वीकार्यता भूमिहारों के बीच में बहुत जबरदस्त है। अब जेडीयू ने फिर अरुण कुमार को अपने साथ शामिल कर लिया। अब अरुण कुमार शामिल हुए, उनके बेटे ऋतुराज शामिल हुए, लेकिन उधर जैसे जगदीश शर्मा शामिल हुए, तो उससे यह बात समझ में आने लगी कि दोनों तरफ मुकाबला बराबरी का है। अरुण कुमार अपने बेटे ऋतुराज के साथ शामिल होते हैं, जगदीश शर्मा उधर शामिल होते हैं, उनके साथ भी उनका पूरा कुनबा शामिल होता है। और अगर जगदीश शर्मा की तुलना अरुण कुमार से की जाए तो अरुण कुमार के ऊपर वो भारी पड़ते हुए नजर आते हैं जगदीश शर्मा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से दबदबा बनाया है, जिस तरीके से उनके पीछे पूरा भूमिहारों का वोट बैंक है, उससे यह जाहिर हो रहा है कि आरजेडी जो है, जो राजद है, वो किसी भी तरीके से भूमिहारों के बड़े वोट बैंक को हल्के में नहीं लेना चाहती है। अगर हम बात बीजेपी कर लें तो बीजेपी में भी बड़े बड़े भूमिहार नेता हैं, और वो भी जो कह लें कि परंपरागत वोट बैंक भूमिहारों को मानती है बीजेपी, और बीजेपी हर उस जगह पर 20 साबित होती है जहां पर भूमिहारों का दबदबा है वहां पर। तो आरजेडी चाहती है कि ऐसी सभी सीटों पर वो भी भूमिहारों का कोई बड़ा नेता तैयार करे और भूमिहारों का वोट बैंक अपने फेवर में लेकर के आए। यही वजह है कि इस बार मुस्लिम और यादव फैक्टर से अलग होकर के जिस तरीके से उन्होंने भूमिहारों पर भी फेद जाहिर किया है, उस पर विश्वास जाहिर किया है, उससे लग रहा है कि इस बार जो चुनावी समीकरण है वो थोड़े से एनडीए के फेवर से हट करके आरजेडी के फेवर में, या कह लें कि महागठबंधन के फेवर में भी जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम पुरानी बातों को देख लें तो जो एक तरीके से नारा दिया था, लालू यादव ने नारा दिया था कि भूरा बाल साफ कर लो, यानी कि जो भूमिहार हैं, जो राजपूत हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो लाला हैं, इनको हटाओ, और जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, यादव हैं, मुस्लिम हैं, महादलित हैं, उन लोगों को आगे लाओ, इस तरह का नारा दिया था लालू यादव ने। तो भूरा बाल साफ करो, जिसमें पहला ही अक्षर भू जो है वो भूमिहारों के लिए था। तो क्या अब तेजस्वी यादव अपने पिता के मार्गदर्शन से हट करके, जो पहले इनका जो पार्टी लाइन था कि इन चारों, जो भूमिहार की बात कर लें, राजपूत की बात कर लें, ब्राह्मण की बात कर लें, लाला की बात कर लें, तो ये सभी जो सवर्ण जातियां हैं वो जिस तरीके से बीजेपी के फेवर में है, जिस तरीके से कह लें कि जेडीयू के फेवर में भी कह लें, कुछ हद तक कह सकते हैं, तो क्या अब तेजस्वी यादव अपने उस स्टैंड से पीछे हटेंगे? क्या आरजेडी के उस स्टैंड से पीछे हटेंगे? क्या वो मुस्लिम और यादव समीकरण से अलग हट करके अब भूमिहारों को भी मुख्य धारा में शामिल करेंगे, अपनी पार्टी के मुख्य धारा में? तो क्या ये जो पुरानी रवायत रही है उसको इतनी जल्दी बदल दिया जाएगा, या फिर जगदीश शर्मा जिस तरीके से आगे आए, उनके बेटे आगे आए, तो क्या ये जो समीकरण है उसको बदला जा सकता है केवल नेताओं के आ जाने से, या फिर हो सकता है कि जगदीश शर्मा से भी मोह भंग हो जाए भूमिहारों का? क्योंकि
आमतौर पर यह देखा जाता है कि पार्टी बदलने से वोट बैंक नहीं बदलता है, लेकिन पार्टी का जो लाइन है, जो विचारधारा है, अगर वो ही किसी धर्म, किसी जाति के विपरीत है, तो उस विचारधारा की पार्टी से लोग थोड़ा सा परहेज करते हैं। जैसे हम बीजेपी की बात कर लें तो वो हिंदुत्व की राजनीति करती नजर आती है। ये अलग बात है कि बाद के दिनों में उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को बहुत ज्यादा तरजीह देने की कोशिश की, उनको आगे लाने की कोशिश की, 3 तलाक वाले मुद्दे को आगे लेकर के आए। लेकिन मुस्लिम समुदाय का बड़ा वोट बैंक कभी भी बीजेपी के फेवर में नहीं आया, क्योंकि भले ही बीजेपी तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा कर दे अपने टिकट पर, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है, वो जो वोट बैंक है, वो कभी भी बीजेपी के फेवर में नहीं आया। और यही तय करता है कि पार्टी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेता उसके सामने छोटा हो जाता है। तो यह देखा जा रहा है कि आरजेडी का पार्टी लाइन पहले से यह था कि भूमिहारों, राजपूतों, ब्राह्मणों, लाला, इन लोगों से थोड़ा सा परहेज कर रही थी, और जो पिछड़े महादलित, मुस्लिम, यादव, इन लोगों को आगे लेकर के चल रही थी। यहां तक कि जो गैर यादव पिछड़ा वोट है, जो ओबीसी की बात कर लें, वो भी आसानी से आरजेडी के पाले में आने को तैयार नहीं था। यही वजह है कि कांग्रेस ने भी कभी भी सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव को सामने नहीं खड़ा किया, क्योंकि कांग्रेस को भी ऐसा लगता था कि अगर तेजस्वी यादव को सीएम फेस बना करके खड़ा कर देंगे तो कांग्रेस उम्मीदवारों को गैर यादव ओबीसी वाला वोट बैंक जो है उससे वंचित रहना पड़ सकता है। तो इस बार के मुकाबले में यह देखना अहम होगा कि क्या यह अदावत दो नेताओं की है, यानी कि मोकामा में बात करते हैं तो छोटे सरकार यानी अनंत सिंह और सूरज भान के बीच में होगा, या फिर अरुण कुमार और जगदीश शर्मा के बीच में होगा, या फिर ये पार्टी के विचारधारा की लड़ाई होगी, जहां पर नेता छोटे नजर आएंगे और जो विचारधारा है पार्टी की वो बड़ी नजर आएगी, और इसके आधार पर आरजेडी को फिर भी जो भूमिहारों का बड़ा वोट बैंक है वो मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए इंतजार तो हमें चुनाव का करना पड़ेगा, और किस तरीके से वोट पड़ते हैं, किस पार्टी को कौन सा जो बड़ा धड़ा है, जातिगत धड़ा की बात कर लें, धार्मिक धड़ा की बात कर लें, संप्रदाय के आधार पर बात कर लें, तो वो कौन सा धड़ा किस पार्टी के पक्ष में बैठता हुआ नजर आता है, इससे सारी कैलकुलेशन साफ हो जाएंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।